खुद अमेरिका के अंदर दिग्गजों ने जिस तरीके से विरोध शुरू कर दिया है ट्रंप का, जो केंट उनमें से एक बड़ा नाम है, उन्होंने ये कहा कि कोई आसन्न संकट नहीं था ईरान की तरफ से, ये जबरन शुरू किया हुआ युद्ध है और इसीलिए उन्होंने क्षुब्ध होकर ये कहते हुए कि देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट एंड देयर वाज नो नीड टू स्टार्ट दिस वॉर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद कई लाइन में है, सुना तो यह भी है कि हो सकता है तुलसी गबार्ड भी इस बात से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दें। घर के अंदर जो हाल चल रहा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डेस्परेटली कि वो ईरान वॉर से अब अपना पल्ला झाड़ें, लेकिन इजराइल ये इंश्योर कर रहा है क्या कि अमेरिका ऐसा करने ना पाए। क्या इसीलिए अली लारिजानी, क्या इसीलिए इस्माइल खिताबी, क्या इसीलिए सुलेमानी, इस तरह के बड़े नामों को 18वें और 19वें दिन जंग में निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से? ये पूरी बात आपको बताऊंगा, मेहमानों के साथ इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह खबर देखिए जरा, ईरान ने शुरू की मिसाइल हमले की 62वीं वेव, ये 62nd वेव देखिए जरा, IRGC ने जारी किया 62वीं वेव का वीडियो। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर ईरान ने किस तरह से दागी मिसाइलें, उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। 62वीं वेव, कल जब इस वक्त आपसे बात हो रही थी तब हमने आपको दिखाया था 58वीं वेव, कैसे ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी थी एक तरीके से इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस पर। और यहां पर आप देख रहे हैं कल शाम अड़ी के बाद जब आपसे आज मुखातिब हूं मैं, ये 62वीं वेव है, लगभग उसी तरह की आवाजें, ताजा वीडियो। और जैसा मैंने आपको बताया, कल जब इस वक्त अड़ी में हम बात कर रहे थे तब 58वीं लहर के विजुअल्स मैं आपके सामने रख रहा था, और आज जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तो ये 4 फेजेस और आगे बढ़ गए। ऐसे मिसाइलों की जो बौछार की जाती है एक बार में, इस तरह का जो एक स्पेल आता है, इस तरह का जो एक फेज आता है, अब ये 62वां फेज इस समय चल रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे तब जबकि लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान का असलहा तो अब खत्म होता जा रहा है, कैसे उन्होंने फेज दर फेज अपने हमलों को प्लान किया हुआ है, तब जबकि अली लारिजानी जैसे वो लीडर्स जो असल में इन पूरे हमलों को सिंक्रोनाइज्ड रखने की कुव्वत रखते थे, उनके चले जाने के बावजूद ये सब कुछ कैसे बगैर किसी ऑब्स्टेकल के ईरान अंजाम दे पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने मेहमानों के पास चलेंगे, इसका जवाब जानेंगे, लेकिन तब तक ये देखिए, बेरूत से आया तबाही का लेटेस्ट वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। अब जरा लेबनान की तरफ आपको ले चलता हूं, वहां क्या चल रहा है। बेरूत से तबाही का जो लेटेस्ट वीडियो आया है वो ये है, इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही यहां पर हुई है। बेरूत में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की है और यहां पर देखिए किस तरीके से एक बार फिर से तबाही नजर आ रही है उन जगहों पर जहां IDF ने टारगेट लॉक करके बम मारे हैं। ये देखिए जरा, अब यहां पर आग बुझाई जा रही है, ये ध्वस्त हुई इमारतें ये बता रही हैं कि यहां हिजबुल्लाह से रिलेटेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया गया, इजराइल की तरफ से इनको ईयरमार्क किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, टारगेट लॉक किया गया और उसके बाद बूम। अब यहां जो स्थिति है वो ये है कि हिजबुल्लाह अब भी हालांकि अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जो लेटेस्ट वीडियो जारी किया है, मैं बहुत जल्द आपके सामने वो रखूंगा। हिजबुल्लाह भी ये बताने में लगा हुआ है कि हमारी ताकत कम नहीं हो रही है इन हमलों के बावजूद, लेकिन इजराइल ने यह तय कर लिया है कि इन हमलों के बाद ना तो ईरान की तरफ से थ्रेट होना चाहिए और ना ही ईरान का कोई प्रॉक्सी बचना चाहिए, और खास तौर से हिजबुल्लाह। अब अगली खबर देखिए, ईरान के गैस प्लांट पर इजराइल का हमला, बुशहर प्रांत के असूल पोर्ट पर हमला हुआ, ईरान के महत्वपूर्ण गैस प्लांट पर हमला हुआ। स्ट्राइक के बाद धुआं धुआं आसमान। बुशहर में यह भी बताया जा रहा है कि यहां जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर भी इजराइल ने हमला किया है। हालांकि IAEA ने यह बात स्पष्ट की है कि इस हमले में किसी भी तरीके से जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही रेडिएशन यहां से लीक हो रहा है। लेकिन बुशहर में ऑयल फैसिलिटी और बुशहर में ही एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला यह बताता है कि इस समय इजराइल ईरान में किसी भी ऐसी चीज को बाकी नहीं रहने देना चाहता जो आने वाले दिनों में इजराइल के लिए थ्रेट हो या ईरान की प्रॉस्पेरिटी में उसको एक तरीके से वापस बसाए जाने की सूरत में, उन कोशिशों की सूरत में उसके लिए इकोनॉमी की एक वजह साबित हो। इसीलिए आप ये हमले यहां देख रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ईरान को हर तरीके से कमजोर करना चाहता है इजराइल। अगली खबर देखिए, इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, लेबनान पर हमले में आपको लगातार दिखा रहा हूं। बेरूत पर मैंने आपको दिखाया था अब से कुछ देर पहले, राजधानी में कैसा हमला हुआ था। रॉकेट हमलों के बाद हवाई और समुद्री कार्रवाई हो रही है, एक साथ आसमान और समुद्र से हमला। रॉकेट हमलों का इजराइल ने दिया जवाब। इधर मैंने जैसा आपको बताया, हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहा है, वो भी रॉकेट फायर कर रहा है लगातार इजराइल की तरफ, और उन जगहों से जहां से रॉकेट्स इमर्ज होकर आ रहे हैं
इजराइल की टेरिटरी में उनको समझा जा रहा है, उसकी ट्रेजेक्ट्री नोट की जा रही है और वहां पर टारगेट लॉक करके उनको सबको ध्वस्त किया जा रहा है। यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स फायर किए गए हैं इजराइल की तरफ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट चलाए जाने का सिलसिला भी जारी है इजराइल की तरफ। और अगली खबर देखिए, बेरूत में टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल की सटीक स्ट्राइक देखने को मिल रही है। जो का कल ब्लात इलाके में एक और अटैक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दो खबरों के पहले भी मैंने आपको बेरूत में हुए हमले की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन बेरूत में ही एक डिफरेंट लोकेशन पर किस तरह से हमला किया गया है देखिए जरा। इस बिल्डिंग में उस खिड़की की तरफ ध्यान दीजिए जहां प्रिसीजन स्ट्राइक में आप देख रहे हैं आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह का ऑपरेटिव यहां पर बैठा हुआ था और वही टारगेट था। और इस तरह के प्रिसीजन अटैक के लिए ही आईडीएफ जानी जाती है, जहां यह देखा जाता है कि उनका जो शिकार है वो कहां पर मौजूद है, बिल्डिंग के किस हिस्से में मौजूद है, और वहां पर जाकर उसको खत्म करने का मादा, बिल्डिंग के बाकी हिस्सों को इंटैक्ट रखते हुए उसको खत्म करने का मादा। और ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक जो कि एक तरीके से सिग्नेचर स्ट्राइक है इजराइल की। और लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा हमला मैं आपको दिखाता हूं। सेडोन में हमले में एक गाड़ी तबाह हुई है। हमले के बाद आग के गोले में यह कार बदल गई। एक और बड़े हमले की तस्वीर, ये बड़ी भयानक आग इस गाड़ी में हमले के बाद आप देख रहे हैं। जाहिर है उसमें जो जमा ईंधन था, पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली है और ये बीच सड़क ऐसे जल रही है कि आसपास के लोगों में पर्याप्त दहशत का बायस ये गाड़ी बन सकती है। तो ये जो फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल बराज ईरान की तरफ से ये जो छोड़ा गया है मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस की तरफ और इजराइल की तरफ, वो क्या बता रहा है? अमेरिका की तरफ से डेस्परेशन जो स्टेटमेंट्स में दिखाई दिया बीते दिनों, उसके बीच में इजराइल की तरफ से महत्वपूर्ण टारगेट्स को ईरान में एलिमिनेट करना, जिसमें अली लारिजानी भी शामिल हैं, जिसमें इस्माइल खिताबी भी शामिल हैं, जिसमें घोलमेरेजा भी शामिल हैं, सुलेमानी, घोलमेरेजा सुलेमानी। और ये महत्वपूर्ण लोग हैं। ये ईरान की अभी जो मशीनरी, अब ये कह लीजिए कि महत्वपूर्ण टारगेट्स तो पहले दिन से एलिमिनेट किए जा रहे हैं, लेकिन इस समय जो जिनके हाथों में इस पूरे हमले की और ईरान के मुस्तकबिल की कमान है, उन लोगों का भी एलिमिनेट किया जाना। क्या इजराइल ने जानबूझकर ऐसे वक्त में यह किया है ताकि अमेरिका चाहे भी तो यहां से अपना पल्ला छुड़ा ना सके? बहुत सारे लोग इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेहमान इसमें क्या देखते हैं, आइए आपका परिचय कराता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ चर्चा में, कोमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक सज्जनहार साहब भारत के राजदूत, कई देशों में रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं, गुलरेज शेख विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, आशीष कुमार सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमको यहां ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, क्या अमेरिका यहां से भागने ना पाए कोई बहाना बनाकर या अपनी जीत का डंका बजाकर? ये इजराइल इंश्योर करने में लगा हुआ है क्या? गुलरेज शेख, आप इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली दिनेश जी, अगर इजराइल के आप एंगल से सोचेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि इजराइल नहीं चाहेगा कि अमेरिका वहां से जाए, क्योंकि ईरान फिर हेजेमन बन जाएगा और उसके लिए वो इजराइल के लिए एक परेशानी है, क्योंकि इजराइल अपनी हेजेमनी चाहता है उस पूरे क्षेत्र विशेष में और ईरान भी अपनी हेजेमनी की कोशिश करता है। तो इजराइल विल ट्राई इट्स बेस्ट कि कितना अमेरिका को वहां रोक सके। लेकिन एक बात और भी है कि इस तरह से जो ये मर्डर हो रहे हैं और जिस तरह से रिमूव किया जा रहा है बड़े फिगर्स को, तो होता यह है कि जब इस प्रकार से आप किसी रेजिम में करते हैं तो उनसे ज्यादा जो हार्डलाइनर्स हैं वो उनको रिप्लेस करते हैं। अभी आप देखिए कि सैयद अली खमेनी के बाद जो उनके बेटे मुस्तफा खमेनी आए, वो और ज्यादा हार्डलाइनर हैं और इवन वो न्यूक्लियर विषय के ऊपर भी ज्यादा हार्डलाइनर है, जबकि वो फतवा देके बैठे थे उनके पिताजी कि वो नहीं, वो हराम है और वो नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसी ही स्थिति हम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज तो दूर की बात है, ये होगा कि पहले से ज्यादा खतरनाक, अमेरिका और इजराइल के लिए ज्यादा खतरनाक लोग वहां के रिजीम में अब एक जो दूसरा रिप्लेस करेगा वो उससे ज्यादा खतरनाक होगा। इस तरीके से तो अपने लिए प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लिया है अमेरिका ने। क्या वाकई ऐसा है या ये एक नजरिया है? लेकिन ऐसा ही हो ये कोई जरूरी नहीं, इस पर हम जाएंगे। लेकिन आज रात इजराइल पर बड़े हमले का प्लान ईरान की तरफ से हो रहा है। आज रात दुश्मन का आसमान जलेगा, आज रात दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा, ईरान ने कहा है। इजराइल के बिजली संयंत्रों पर हमले की आशंका है, ईरान ने टारगेट लॉक कर दिए हैं, रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। और यह भी कहा गया है कि ईरान ने यह बात कही है कि आज रात दुश्मन अपना आसमान देखे, ऐसी आतिशबाजी होगी जो इसके पहले ना हुई और ऐसी होगी जो आगे तक याद रखी जाएगी। जनरल कुलकर्णी, ये तो ईरान
के हौसले टूटेंगे उसके लीडरशिप के एक के बाद दूसरे एलिमिनेट किए जाने से, लेकिन ये जो सोच रहा था अमेरिका वैसा होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ईरान का जो मनोबल है वाकई आसमान छू रहा है। जितना ईरान ध्वस्त हो रहा है उतना ही उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है, कारण उसके मिसाइल्स, कारण उसके ड्रोन। और जिस प्रकार से वो एक मतलब उसने आह्वान किया है कि क़यामत की रात होगी इजराइल के लिए और बाकी अमेरिकन बेसिस के लिए, ये साफ दर्शाता है कि आज जिस प्रकार से उसकी टोटल लीडरशिप, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि मुश्तबा खामेनी का भी पता नहीं कि जिंदा है या मर गए, क्योंकि वो ज़बरदस्त घायल है। लारे जानी चले गए, सुलेमानी गए, उनके बसीज के कमांडर, तीसरे उनके इंफॉर्मेशन कमांडर गए। इसके बावजूद क्योंकि जो प्रोविंशियल कमांडर्स हैं, पूरा का पूरा जो कमांड है ईरान का वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उनको मालूम था 12 दिन की लड़ाई के बाद कि अगर कुछ भी इस तरह का तरीके से होता है और अगर खामेनी भी अगर उस वक्त सुप्रीम कमांडर मारे जाते, वो खुद भी कह रहे थे कि मैं 86 साल का हो गया हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपकी परमिशन से मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। अटैक ईरान पर अटैक के बाद अमेरिका ने जब किया है, उसके बाद में उसे एक बार फिर से एक अपने लॉयल प्रॉक्सी होने का एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। इनको रिजर्व्स कहां से मिल रहे हैं ये? क्योंकि उस समय भी इनको ध्वस्त करने में इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2025 में भी इनके ऊपर लगातार इनकी लीडरशिप भी एलिमिनेट की जाती रही है। इनको कहां से रिसोर्सेस मिल रहे हैं? ईरान और ऐसा तो है नहीं कि 2026 में अचानक से कोई हिजबुल्लाह नाम का नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया। जो जिस तरह से ये प्रॉक्सी वॉर करते हैं उसके लिए कोई बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है। इन्हें F-35, इन्हें सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। ये वो चींटी के तौर पे काम करते हैं जो बड़े बड़े हाथियों को परेशान कर देता है। ज्यादातर तो ये रॉकेट फायर कर रहे हैं। अब ये रॉकेट, कार्तिकेय काले सर, ये रॉकेट और मिसाइल हमारे दर्शकों को बताइए, इसमें क्या अंतर होता है? मूलभूत अंतर क्या होता है? दोनों ही तो फेंक के मारे जाते हैं, फर्क क्या होता है? दोनों में बहुत फर्क होता है। देखिए, रॉकेट मोस्टली अनगाइडेड होता है। दैट मींस कि उसका कोई सिस्टम नहीं होता जो टारगेट तक उसको पहुंचा सके। वो बेसिकली एक जगह आप निशाने लगाइए, जैसे एक बुलेट होती है, आप उस बुलेट को फायर करिए, वो बुलेट एक जगह जाती है। तो उसी प्रकार से रॉकेट जो है वो एक बड़ी बुलेट की ही शेप में है। ओनली थिंग यहाँ जो ये फायर कर रहे हैं रॉकेट है सर? हाँ, ये जो फायर कर रहे हैं ये सिंगल ट्यूबलेस, ये ट्यूब्ड रॉकेट्स हैं। इनको ट्यूब्ड रॉकेट्स बोलते हैं। और जब ये 6-6 की या कतार में, 3 की कतार में, 4 की कतार में आप एक साथ रख सकते हैं, तो जिसे MLRS बोलते हैं, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, ये बेसिकली वही है। एक साथ ये अगर ट्यूब्स को इकट्ठा कर दीजिए तो MLRS बन जाता है। और जो दूसरी तरफ जो मिसाइल हैं, मिसाइल एक्चुअली एक डिग्री ऊपर है रॉकेट के ऊपर, बिकॉज उसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो सिंगल स्टेज हो सकता है, 2 स्टेज हो सकता है। उसमें प्रिसिशन गाइडेंस जो है वो इंक्लूडेड होती है। देन उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कंट्रोल्ड होती है। दैट मींस आप उस ट्रैजेक्टरी को मनूवर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उस वहां पर किस तरह के फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। ठीक है, तो ये एसेंशियल फर्क है दोनों में, टेक्नोलॉजी का काफी फर्क है दोनों में। ये बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर से एक वीडियो को देखिए, तब तक एक और खबर मैं आपको बताता हूं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला हुआ है। इजराइल के कई इलाकों पर एक साथ हमले हुए हैं। 24 घंटे में गैलीली, करमिल, नाहरिया, किरियत शिमोना, हाइफा पर हमले बोले गए हैं। और ये देखिए आप जरा आसमान पर देखिए, एक के बाद दूसरा शोला जो कतार में लगभग लपक रहा है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से छोड़े गए रॉकेट्स। कुछ आप कमेंट करना चाह रहे हैं क्विकली? दिनेश जी, ये जो अभी लेटेस्ट वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेट्स गो टू दी वीडियो इफ पॉसिबल फुल फ्रेम, ताकि इसमें इस वीडियो में IRGC ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक साथ में 100 एक साथ में साइमल्टेनियस ये रॉकेट्स दागे हैं। ये न केवल तस्वीरों से बल्कि नंबर्स देखकर ये सभी को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेसिफिक इजराइल को भी ये चिढ़ा रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी देखिए, असिमेट्री वॉरफेयर में भी तो फिर यहाँ बड़े किंग है। तो ये IRGC के, तो हिजबुल्लाह की तरफ से IRGC भी हिजबुल्लाह वालों में भी दावे कर रहा है क्या? आपने कहा IRGC के दावे। 150 प्लस रॉकेट और ड्रोन से हिजबुल्लाह के हमले की खबर है। हिजबुल्लाह ने अपने प्लेटफॉर्म्स को रीडिप्लॉय किया है, ये बताया जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, ये तो एक तरीके से आयरन डोम का मजाक उड़ाने वाले हमले हैं। ये कहा जाता था कि शुरुआत में ही कि हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1.5 लाख रॉकेट्स हैं, 1.5 लाख, क्योंकि हिजबुल्लाह का टोटल टॉप लीडरशिप इन्होंने ख़त्म किया। और यही कारण है कि जो यूनिफिल का जो एरिया है, जिसको हम सदर्न लेबनान कहते हैं, लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच वाला, उस इलाके को पूरा इजराइल ने खाली करवाया है। और इजराइल अभी हमला कर रहा है उस इलाके में, यानी कि तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि पूरे लेबनान का 10% का एरिया इजराइल का कैप्चर करने के लिए है। और हिजबुल्लाह को उन्होंने पूरा का पूरा ढकेला है बेरूत के अंदर। और बेरूत में भी, दक्षिण बेरूत
बैरूत के ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, वहाँ पे हिजबुल्लाह मारा जा रहा है। तो ऐसे इलाका जो लेबनान है, जिसमें तकरीबन 70% लोग तो अरब के हैं, लेकिन 30% लोग वहाँ पे ईसाई हैं। और यही कारण है कि अरबी, ईसाई और तकरीबन 3 लाख फिलिस्तीनी आज की तारीख में लेबनान के अंदर है जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, लेकिन मकसद एक ही है इजराइल का, गाजा पट्टी को ध्वस्त किया, अब सदर्न लेबनान को पूरा कब्जा करेंगे और उससे कम उनके अपने जो उनको बार बार एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का जो खतरा रहता है उस खतरे को उठाएंगे। और साइमल्टेनियसली ईरान के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और ईरान पे भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ईरान भी पलटवार करने के लिए तैयार है। आपके सामने रख रहा हूं, आखिरी मौके पर मिसाइल कैसे इंटरसेप्ट हुई। बिल्डिंग से मिसाइल के टकराने से पहले मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। जबरदस्त धमाका हुआ उस समय जब इस मिसाइल को हवा में रोका गया। जरा देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से, आवाजों को भी ध्यान से सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, लारिजानी की मौत से नहीं झुकने वाले। ईरान ने कहा हमारा राजनीतिक ढांचा बेहद मजबूत है। ईरान ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल हमें समझ नहीं पा रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा, सुनिए। तो यहां पर ये जो कहा जा रहा है, इस पर मैं अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊंगा। सर, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? हमें समझा नहीं जा रहा है। जी धन्यवाद दिनेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये मेरे विचार से किसी की समझ में नहीं था जो जब यहाँ पर हमले किए गए 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने हमला करना शुरू किया, तो उनके तो समझ में यही था जो अगर उनका जो टॉप लीडरशिप है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है उसको ख़त्म कर देते हैं, जो उनका मिलिट्री लीडरशिप है उसको उन्होंने कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, सबको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने सोचा उसके बाद तो वो अपने घुटनों पर आ जाएंगे, एकदम बिल्कुल उनको पाँव के नीचे की सब ज़मीन निकल जाएगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था, अमेरिका ने, जो हमने वहाँ पर वेनेजुएला से टॉप लीडरशिप हटा दिया है, तो वहाँ पर जो नीचे वाले थे वो हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा, यही प्रयास किया, परंतु इनकी यहाँ पर किसी प्रकार से दाल नहीं गल रही है। और हमने देखा है जो सबसे जो जिसे कहा जाए बलवक है, सबसे ज्यादा जो ढांचे को सपोर्ट दे रहा है वो और कोई नहीं है, वो IRGC है। और वही उनके काफी उसमें है, चाहे वो नंबर्स में देखा जाए या उसमें अगर आप इक्विपमेंट में देखा जाए, ये सभी जो लड़ाई हो रही है ये IRGC के बलबूते पर हो रही है। IRGC के बलबूते ये अटैक हो रहा है। सर, एक और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है और IRGC की तरफ से ये खबर आ रही है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरा पहले ये खबर देखिए। लारिजानी की हत्या पर ईरान की चेतावनी, कुछ ही घंटों पर 5 ठिकानों पर हमला होगा। इसको कहते हैं कह के हमला करना, बोल के मारना। ये तो इजराइल को पहले से कहा जा रहा है कि तुम्हारे 5 ठिकानों पर हमला करेंगे। ये 5 ठिकाने कौन से आइडेंटिफाई किए गए हैं आशीष कुमार सिंह? 5 ये लोकेशन उन्होंने रिवील करके वार्निंग इशू की है कि अगले कुछ घंटों में 2 सऊदी अरब, 2 कतर और 1 UAE के ठिकाने। मैं 5 की लिस्ट दर्शकों के लिए गिना दूं। सामरेफ रिफाइनरी जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है, अल हसन गैस फील्ड UAE, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि सऊदी अरेबिया में है, साथ ही मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड मसीद होल्डिंग कंपनी जो कि कतर में है, रास लफान रिफाइनरी कतर में है। यानी कि 5 लोकेशन अगले कुछ घंटों में। मिडिल ईस्ट में निशानों की बात कह रहे हैं, मतलब इजराइल के अंदर नहीं, मिडिल ईस्ट को थर्राने की बात है। बिल्कुल। यहाँ इजराइल तो फिर भी अभी, हालांकि ये कहा गया है कि दुश्मन का आसमान देखने वाला होगा, पता नहीं इजराइल को लेकर भी इसमें ये बातें छिपी हुई हो, लेकिन यहाँ जिनकी लिस्ट दी गई है और कह के बताया जा रहा है कि यहाँ मारेंगे, वो तो मिडिल ईस्ट की जगह है। और इसीलिए मिडिल ईस्ट को लग रहा है क्या खाक, अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला है हमारे साथ। अब जरा देखिए अगली खबर। आज रात इजराइल पर बड़े हमले का प्लान बन रहा है। आज रात दुश्मन का आसमान जलेगा, ईरान ने कहा है। इजराइल के बिजली संयंत्रों पर हमले की आशंका है, ईरान ने टारगेट लॉक कर दिए हैं, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। अब जरा यहां पर देखिए, लारिजानी का जो कत्ल किया गया है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को असल में भागने का रास्ता ना मिल जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रंप एक ऑफ रैंप तलाश रहे हैं, उनको ये मिल ना जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। लारिजानी का कत्ल ट्रंप को युद्ध में फंसाने का षड्यंत्र है क्या? ट्रंप युद्ध में फंसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये बता रहे थे। कई बार उन्होंने ये भी कहा, आपने देखा कि हमने तो जंग जीत ली एक तरीके से,
हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर लिए थे। अचानक इजराइल ने स्ट्राइक करके लारिजानी को मार दिया। खामनेई के बाद लारिजानी सबसे व्यवहारिक और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते थे। लारिजानी के पास कूटनीतिक सौदेबाजी का लंबा अनुभव था। युद्ध रोकने में बैक चैनल डिप्लोमेसी वाली भूमिका भी लारिजानी ही निभा सकते थे। ईरान ने ऐलान भी किया कि बदला अब और कठोर होगा। माना जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर किया, लारिजानी को मारा ताकि युद्ध लंबा खिंचे और अमेरिका को भागने का रास्ता ना मिले। क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं अशोक सज्जनहार सर? जी दिनेश, ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु मैं समझता हूं उन्होंने ये बिल्कुल ऐलान कर दिया था जो ये सब जो बड़े नेता हैं वो उनके निशाने पर रहेंगे, और उन्होंने लारिजानी तो वहां पर बिल्कुल ही सबसे प्रोमिनेंट नेता थे। तो मेरे विचार से इसका चाहे आप स्पिल ऑफ इफेक्ट कह लीजिएगा, जो अमेरिका के ऊपर एक ऐसा दबाव आ गया है, परंतु इजराइल तो ये अपना काम करता ही रहेगा। लारिजानी को मारा है, अब उसने कहा है मुश्तबा खामेनी को हमने मारना है, तो वो भी उसको मारेगा। परंतु देखिए, अगर ये जो दबाव है राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर है, परंतु अगर वो सोचते हैं जो अपने हित के लिए उनको बाहर निकलना है, तो मेरे विचार से वो ऑफ रैम्प तो बिल्कुल बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। कहते हैं हमने तो पहले ही दिन वहां पर अपना जो भी हमने करना था, जैसे आप बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने थे, जो भी हमारी सर अशोक सज्जनहार सर कह रहे हैं ऑफ रैम्प एक क्यूबा की तरफ भी जा रहा है। क्या ये ऑफ रैम्प एक क्यूबा की तरफ भी जा रहा है सर? इस पर भी मैं आपको लेकर आऊंगा। आईआरजीसी प्रवक्ता ईमान ताजिक का बयान, इजराइल पर हमले और तेज हो सकते हैं, आज की रात काफी तनावपूर्ण होगी, ताजिक ने कहा। ईमान ताजिक ने कहा कि लारिजानी की हत्या के बाद अब ये हमले और तेज होंगे, इजराइल पर हमले और तेज होने वाले हैं। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी। ईरान का इंतकाम अमेरिका देखेगा। अमेरिका खुद मानने लगा है, ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये खुद मानने लगे हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि इस तरीके से पलटवार होगा। वो ये भी कहने लगे हैं कि इस शतरंज में तो बहुत ही दिमाग के साथ ईरान खेल रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानने लगे हैं कि उनकी रणनीति कहीं फीकी पड़ रही है। ये आईआरजीसी की धमकी देखी, आज रात लारिजानी की मौत का बदला लेंगे। आशंका क्या बनी हुई है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अमेरिका के दोस्त देशों पर बारूदी कहर होगा। अभी आशीष कुमार सिंह आपको बता रहे थे वो 5 जगह मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो चिन्हित कर ली गई हैं। प्रॉक्सी गुट रॉकेट की बौछार कर सकते हैं, हिजबुल्लाह ये कर ही रहा है। मध्य पूर्व और इजराइल पर विनाशकारी अटैक, खाड़ी में जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका इजराइल पर साइबर अटैक भी संभव है। ये जो दिखाई दे रहा है ये निश्चित रूप से ईरान का और आक्रामक और एग्रेसिव चेहरा सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग जो जनरल कुलकर्णी ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे इनके पास रिजर्व्स खत्म होंगे, धीरे धीरे असलहा कम हो जाएगा, ये करेंगे तो वार, लेकिन आप देखिएगा दिन भर में जितनी मिसाइलें मारते हैं उसकी आधी होती जाएंगी, 1/4 होती जाएंगी, फिर उससे भी कम हो जाएगा। ये दिखाई तो नहीं दे रहा है। देखिएगा दिनेश, जिस प्रकार से इजराइल ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 60% जो मिसाइल का जो इनका जमावड़ा था उस पर काफ़ी असर डाला है और बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को, जो कमांड एंड कंट्रोल है ईरान का, बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड है, कंप्लीट प्रोविंशियल। सर एक बात समझाइए सर, डिसेंट्रलाइज जब हो जाता है तो सर इनकी सिनर्जी कहां से मिलती है इनको कि इसको मारना है, इसको रहने देना है, या यहां पे हमको अभी नहीं मारना है, रिस्ट्रेन करना है, इस जगह पे हमको एग्रेसिव हो जाना है, ये कैसे करते होंगे? देखिएगा यही एक उसकी खासियत है कि जब कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हो जाता है या फिर जितने भी हैं उनके टॉप लीडरशिप मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि लास्ट मैन लास्ट राउंड तक वो लड़ते रहेंगे, कयामत की रात आएगी। उनको मालूम है कि वो कफन बांध करके चल रहे हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं, ईरान के झंडे के नीचे वो मरने के लिए तैयार हैं। तो सर यही बात तो मैं समझना, क्या ये जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहा जाता है कि जितने हिस्से होंगे हर हिस्सा एक अलग मिलिट्री यूनिट बन जाएगा, वो अपने आप में अलग इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इसमें फिर हमले क्या छितराकर होते होंगे, सब अपनी अपनी मर्जी से करने लगते हैं, या फिर भी कोई सिनर्जी है जो काम करती है? कार्तिकेय काले सर, नहीं, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। ओके, इसमें भी सब जानते हैं कि उन्होंने किसको हमला करना है, कहां पे हमला करना है। आप देख रहे हैं कि रॉकेट्स कहां पर हैं, हिजबुल्लाह के पास हैं। मिसाइल्स और ड्रोन्स किसके पास रखे हैं? ईरान ने अपने पास रखे हुए हैं। मिसाइल ये सर ये मेथड टू मैडनेस आती कहां से कार्तिकेय काले सर? कौन है जो मेथड लेके आता है अगर मोज़ैक में इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं सबके सब? देखिए, हाँ, मोज़ैक एक ऑपरेशनल प्लान है, तो जब ऑपरेशनल प्लान जब भी कभी इंप्लीमेंट होता है तो उसके अंदर जितनी कंटिजेंसीज हैं वो वर्कआउट की जाती हैं और कंटिजेंसीज उसमें अटैच रहती है। कंटिजेंसी हो सकती
सकता है 20 कंटिजेंसी हो, ठीक है। परंतु सारी की सारी कंटिजेंसीज अटैच की जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस उसमें पहले से ही रहते हैं कि इस स्टेटस में आप ये कंटिजेंसी को यूज करें। ये तो सर बड़ी इमेकुलेट प्लानिंग हुई। ये तो बहुत इमेकुलेट हुई। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लानिंग ही वो चीज है जो ईरान को यहां पर आगे रख रही है। अमेरिका और इजराइल के इतने दिनों के इतने खतरनाक हमलों को भी झेलने के बाद वो एग्रेसिवली रिटेलिएट कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, ईरान पर नए चरण के हमले की तैयारी। ईरान पर भी नए चरण के हमले की तैयारी है। जॉर्डन से लड़ाकू विमानों की उड़ान होने वाली है। यह एक ऐसी चीज है जो इजराइल और अमेरिका को अपर एज देती है। हवाई हमले, खासतौर से फाइटर जेट से किए जाने वाले हमले, F-35, F-16, EA-18 ने भरी उड़ान। लेकिन ईरान कहता है हमको उड़ के जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं से उड़ा उड़ा कर मारेंगे। ये अगली खबर देखिए, अमेरिका के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है। युद्धपोतों से टोमाहॉक मिसाइलों की बौछार हुई है। पिछले हफ्ते हुए हमले का वीडियो अब जारी किया गया। तो बहुत सारे वीडियोस अमेरिका और इजराइल ने ऐसे भी रखे हुए हैं जो घटना पहले हो गई है लेकिन उनको बाद में जारी किया जाता है ताकि साइकोलॉजिकली एक मनूवरिंग उसके जरिए हो सके। अब जरा इसका एक और पहलू आपके सामने रखता हूं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़े 5वें नौसैनिक फ्लीट पर अटैक हुआ है। ईरान के हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। बहरीन पहले दिन से 28 तारीख से ही चपेट में है और वो आप देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ रहा है। आज भी एक बार फिर से यहां पर हमला किया गया है। अब जरा ये देखिए, ये ईरान युद्ध के बीच में ट्रंप को बड़ा झटका। यूनाइटेड स्टेट्स के काउंटर टेरर प्रमुख का इस्तीफा। कहा ईरान से तत्काल खतरा नहीं था। जंग के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आवाज उठ गई है। और जरा देखिए, अब यहां पर देखिए, ईरान जंग पर ट्रंप का प्रशासन जो है, क्या उसमें अंदर फूट पड़ने लगी है? ट्रंप को घर के भीतर से ही चैलेंज मिलने लगा है। उनके अपने सलाहकार, उनके अपने सिपह सलार, उनके अपने दाएं बाएं जो लोग माने जाते रहे, क्या वही अब उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं कि पता नहीं कैसे पागलपन में फैसले ले रहे हैं, हमको इनके साथ काम नहीं करना। ये अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। जरा देखिए, ईरान जंग पर ट्रंप प्रशासन में अंदरूनी कलह। बहुत ध्यान से देखिए इन चेहरों को। यह कहा जा रहा था कि न सिर्फ जो केंट कह रहे थे, तुलसी गबार्ड ये बात कह रही थी कि असल में कोई आसन्न संकट नहीं है, इमिनेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान की तरफ से, वो नहीं बना रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसियों पर रिलाय करने के बजाय वो करता चला गया जो असल में उनकी तरफ से इनपुट थे ही नहीं। एनसीटीसी काउंटर टेररिज्म के लिए जो सेंटर बनाया हुआ है उन्होंने, उसके प्रमुख थे जो केंट, उसके डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आप जो कदम उठा रहे हैं निहायत गलत है और मैं इससे क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे रहा हूं। जो केंट बोले ईरान से यूएस को कोई बड़ा खतरा और कोई इमिनेंट थ्रेट, आसन्न खतरा, जो तुरंत में कोई खतरा आने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मागा समर्थकों में भारी नाराजगी के संकेत हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब हम किसी वॉर में नहीं उलझेंगे, केवल अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ काम करेंगे, यही तो कहा था ट्रंप ने। वो कर नहीं रहे हैं। तो मागा वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं मागा मागा करके कर क्या रहे हैं। अब देखिए जरा, मशहूर पत्रकार टकर कार्लसन ट्रंप के विरोध में उतर गए हैं। वो भी खासे नाराज हैं। वो टकर कार्लसन ने कहा ईरान पर हमला पूरी तरह से घृणास्पद है। यह हमला ठीक नहीं, सिर्फ इतना नहीं, घृणास्पद है। वोटरों ने ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट और शांति के लिए वोट दिया था। कार्लसन ने कहा यह करने के लिए नहीं दिया था वोट जो वो कर रहे हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने वोटरों के साथ विश्वासघात किया है। मैं गुलरेज शेख के पास इसी बात पर जाना चाहता हूं। गुलरेज शेख, क्या ये बहुत बड़ा थ्रेट बनकर उभर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंदर, या इक्का दुक्का निपट लेंगे, वैसे भी वो अपने मन की करते हैं, कुछ भी होता रहे? नहीं दिनेश जी, ये बड़ा थ्रेट है उनके लिए और हमको नहीं भूलना चाहिए कि केवल 8 महीने बाद अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव हैं और रिपब्लिकन्स की हालत खस्ता चल रही है बिल्कुल। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि नेटो के अंदर दरार दिख रही थी, अब मागा के अंदर भी दरार दिख रही है। और टकर कार्लसन बेसिकली एक विचारक है मागा के, बड़े पत्रकार होने के साथ में एक आइडियोलॉग भी हैं और साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिस तरह से जो कैंटर ने किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसी फुटप्रिंट्स को तुलसी गबार्ड भी फॉलो करे। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ऑफ रैंप क्यूबा में देखने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए गुलरेज शेख, ये कुछ पॉइंटर्स मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं, अगर आप तमाम हमारे पैनलिस्ट इसमें कुछ इजाफा करना चाहें या कुछ हटाना चाहें तो बताइएगा। असल में क्यों नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप से? लोग ये कह रहे हैं कि वादों से पलटते हैं। इन्होंने हम उनके वोटर के तौर पर, हम इनके फैंस के तौर पर, हम रिपब्लिकन्स के सपोर्टर्स के तौर पर हमने जो इनको वोट दिए, ये वादों से पलट गए। इन्होंने शांति का वादा किया था और ये तो पहले बराक ओबामा का ट्वीट सामने दिखाकर कहा करते थे कि देखिए ये जैसे ही युद्ध आएगा, बराक ओबामा फिर से वॉर कर देंगे, ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। बराक ओबामा के बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया था 2011 का रख के सामने लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, आप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे आप वही काम क्यों कर रहे हैं? अब जरा यहां पर ये देखिए,
ये इजरायली लॉबी के दबाव में ट्रंप आ गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इजराइल उनको ड्रैग करके ले गया, इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विदेश का हस्तक्षेप हो रहा है और इजरायली लॉबी के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं। ये तमाम पॉइंटर्स हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई कार्तिकेय काले सर इस बात के लिए जाना जाएगा कि यहां पर घसीट लिया इजराइल ने अमेरिका को? देखिए, जब तक लड़ाई का अंत नहीं होता है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हाँ। तो अभी क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा है और लड़ाई जो तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जीत गए बिल्कुल तो ये सब किनारे चला जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर ईरान इसी तरीके से हमला करता रहा और इसको सस्टेन करता सर, लेकिन एक चीज बताइए, यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कल आशीष और मैं इसको डिस्कस कर रहे थे। आशीष ने कहा देखिए जीत तो सकता नहीं है ईरान, लेकिन अगर वो इसको लंबा खींच ले गया बिल्कुल तो भी उसकी जीत हो जाएगी, तमाम देशों का इन्वॉल्वमेट हो जाएगा और वो आकर ये कहेंगे कि बंद करो और उसमें ईरान की मौजूदा रिजीम सर्वाइव कर जाएगी। देखिए, ऑलरेडी यूरोप से शुरू हो गया, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोल ही दिया है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आज मोदी जी ने भी यूएई से कल बात करी है, कुवैत से भी बात करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट जो है इस तरफ जा रहा है। ये अटेम्प्ट, और अगर इसको लंबा खींच लिया जो कि कर रहा है ईरान, तो फिर ईरान की एक तरीके से जीत हो जाएगी। और इजराइल में हमले पर ईरान का दावा, तेल अवीव पर 100 मिसाइलें दागी, तेल अवीव पर हमने 100 मिसाइलें दागी। सर, तेल अवीव, जेरूसलम, ये वो जगह है जो समझा जाता है कि आयरन डोम इसको लेके तो बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा होगा। मुझको लगता है आयरन डोम के जो भी इस समय इंचार्ज होंगे वो जाकर ये कहते होंगे मैंने 100 में से 90 मार दिए, वो आप नहीं देख रहे, जो 10 स्लिपेज हो रहा है वो आप दिखा रहे हैं। क्यों आशीष? बिल्कुल, एयर डिफेंस के तौर पर जिसे कहते हैं ना कि आयरन डोम इस समय ओवर हीटेड मोड में चल रहा होगा। और एग्जैक्टली यही चाहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो या फिर IRGC की तरफ से हो, कि वो कुछ लाखों के केवल रॉकेट्स मारते रहे और वो करोड़ों के एयर डिफेंस का इस्तेमाल करते रहे। और ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अमेरिका और इजराइल की वॉर मशीनरी को खासा नुकसान पहुंचाया और अमेरिका इसीलिए सोच रहा है कि यार कहां फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप ये महसूस कर रहे होंगे, बेशक वो इसको शब्द नहीं दे, और कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के आदमी है वो आप देखिएगा, हो सकता है अगर ये लंबा खिंच जाए तो कह भी दें हम फंस गए। अब वो 5 ठिकाने, आशीष बहुत क्विकली आइए, वो 5 ठिकाने जो आपने बताए अभी, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए और इनका सिग्निफिकेंस बताइए और इन जगहों को कह के क्यों मारा जा रहा है ईरान की तरफ से, ये भी बताइए। एग्जैक्टली देखिए, ये हमने एग्जैक्टली उसी इमेज का इस्तेमाल किया है जो कि IRGC द्वारा रिलीज किया गया है। यानी कि ये वार्निंग उन्होंने दी है, उर्दू में है, जाहिर सी बात है, और लोकेशन के साथ में न केवल वार्निंग दे रहे हैं वो, बल्कि ठिकाना बता रहे हैं कि ठीक एग्जैक्टली इन जगहों पर हम मारेंगे। पांचों के पांचों जगह रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिलेटेड है, जैसे कि अल हसैन गैस फील्ड है, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है सऊदी अरब का, और साथ ही साथ कतर, सऊदी अरब, UAE, मसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो 2 कतर के, 2 सऊदी के और 1 UAE, रास लफान रिफाइनरी, और ये मैसेज साफ सेमरेफ रिफाइनरी, और ये सारे रिफाइनरी हैं, ये ऑयल फैसिलिटीज हैं। मतलब ये जो तुमने हमारे यहां हमला किया तो अब लाओ तुम्हारे ऑयल फैसिलिटीज को भी हम देख लें। उस वार्निंग में यहां पे ये लिखा गया है कि लोगों से कनेक्ट किया है IRGC ने कि आपके जो लीडर्स हैं ये हमारी बात मान नहीं रहे हैं। ये बताइए, अमेरिका ने बीच में इजराइल को जो कहा था कि उनके यहाँ ऑयल फैसिलिटी पे आप हमला मत कीजिए, इस तरह के हमलों के बाद अमेरिका क्या कहेगा? इजराइल जो कर रहा था ठीक कर रहा था। अब तो कोई भी कुछ भी कहने और करने वाली बातों में फर्क रहा ही नहीं। अब जिसे जो मिल रहा है जहां वहां मारा जाए। प्यार और जंग में सब जायज वाली बात हो गई। अब जरा देखिए ट्रंप फंसा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान समझिए, उसकी पोजीशन समझिए, इराक कहां पर है वो भी देखिए, बहुत जल्दी ये भी आ जाइए जरा। ये आशीष एक बार फिर आपकी जरूरत है। यहां पर अगर आप आ जाएं तो ये कहा जा रहा है कि इसमें क्यूबा को अब ऑफ रैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब मार्को रूबियो की तख्ता पलट की सलाह आई है क्यूबा के संदर्भ में। ये कह रहे हैं आप क्यूबा की तरफ ध्यान दो, मतलब ईरान चलते चलते क्यूबा चले जाएंगे। अब ये केवल मुद्दा एप्स्टीन फाइल के वजह से ईरान चालू किया गया, ये डाइवर्जन है। ईरान एग्जैक्टली, इट्स अ स्मोक स्क्रीन, इट्स अ कंप्लीट स्मोक स्क्रीन। ऐसे समय पे अमेरिका एक और फ्रंट संभाल नहीं सकता। तो ये एक बात और बताइए गुलरेज शेख, ये तो अमेरिका के साथ अहद थी ना USSR के साथ कि नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे क्यूबा पर। अच्छा, गुलरेज शेख अभी रोजा रख रहे हैं तो अब हमारे साथ है नहीं वो, लेकिन क्या ऐसा हो जाएगा? क्या वाकई क्यूबा वाली बात हवा में है? क्योंकि एक समय यही समझा जा रहा था वेनेजुएला भी हवा में हो गया, ईरान भी यही समझा जा रहा था हवा में हो गया, क्यूबा भी हो जाएगा क्या कार्तिकेय काले सर? हो जाएगा, बिकॉज क्यूबा इस समय बहुत वीक पोजीशन में है। याद रखिए उसके ऑयल सप्लाईज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वेनेजुएला से उसकी ऑयल सप्लाईज आती थी, ठीक है, और उसको वेनेजुएला से काफी पैसा भी मिलता था, कवर्ड सपोर्ट भी था। तो सर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सुन लीजिए। कार्तिकेय काले, कमोडोर कार्तिकेय काले कह रहे हैं कि इसी बीच क्यूबा भी हो सकता है, वेनेजुएला, ईरान, उधर क्यूबा भी। क्या होगा दुनिया का?